नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 है मैंने फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने वाला फंडामेंटल राइट है। देखिए, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने वाला फंडामेंटल राइट है ये। माने यहाँ पे हम लोग जो 12 से लेकर 35 तक जितना भी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, ये सारे को ये प्रोटेक्शन करता है। ये अकेले। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर है ये। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हूं, यहाँ पे ये प्रोटेक्टर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गारंटर है ये। अब यहाँ पे होता यह है कि फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 में डाला गया है। माने ये बी.एन. राव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट एक दिन इसका सोल बनेगा। सोल एंड हार्ट दोनों उन्हीं का वर्ड था। बाकी ये दोनों, सॉरी दोस्तों, बाकी ये दोनों जो दिए थे ये बी.आर. राव जी ने दिया था, और ये दोनों दिए थे बी.आर. अंबेडकर जी ने। ये दोनों दिया था बी.आर. अंबेडकर जी ने। फिर ये बहुत माने ये फंडामेंटल एक राइट ऐसा राइट है ना, ये पूरा एक ऐसा राइट है ना कि आपके फंडामेंटल राइट को अगर कोई भी हाथ लगाएगा, कोई भी माने कोई भी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे एक जमादार तक कोई भी अगर हाथ लगाएगा ना, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले हमारे देश में नियम यह है कि कुछ भी काम करने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब इसका यहाँ पे कुछ दिन आपका चलेगा केस, फिर यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं, जैसे मर्डर हो गया, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत, यहाँ पे आप डायरेक्टली मर्डर हो गया तो आपका आर्टिकल 21 को वो किया गया है, वायलेट किया गया है। अब इसके खिलाफ डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इसका हेल्प लेकर। ठीक है, यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये पांचों पॉइंट है, ये सीक्वेंस नहीं है। हाँ, आप सीक्वेंस में नहीं भी लिखेंगे तो भी इसको आपको माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब, जैसे आप मान लीजिए कि आर्टिकल 25 को ले लेते हैं। आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? पर्सनल धर्म माने फ्रीडम फॉर रिलीजन है, फ्रीडम फॉर रिलीजन। अब यहां पे क्या होता है ना, फ्रीडम फॉर रिलीजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई घूम रहा है, नंगा घूम रहा है, कोई बौद्ध धर्म का, तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है, 25 के तहत दिया गया है। जैसे कि सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि मुसलमान लोग बोलते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसका कारण भी इसी के तहत ही बोला गया था। माने बोला गया था कि वंदे मातरम माने सुजलाम सुफलाम माने जय सीताराम सच श्यामला सा मातरम, इसको बोला गया था कि इसको माने हमारा नेशनल वो बनाने के लिए, माने जनगण मन के जगह पे इसको बनाने के लिए। लेकिन तभी कॉन्स्टिट्यूशनल लोग, मतलब जितने लोग पैनल में बैठे हुए थे, उन लोग बोले नहीं, ये जनगण मन किसी को वॉयलेट नहीं करता, किसी के रिलीजन को वॉयलेट नहीं करता। लेकिन वंदे मातरम ये कहता है कि माने भारत माता की पूजा, भारत वंदे मातरम का मतलब होता है भारत माता की पूजा। अब मुसलमानों में एक कहावत है कि पैगंबर को छोड़ के, माने उनके जो पैगंबर है वो किसी की भी पूजा नहीं करते हैं, इवन वो अपने माता पिता के भी पैर नहीं छूते हैं। इसीलिए बस बोला गया है, इसीलिए उनको कोई बोलने से, जैसे बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं ना, क्यों वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, देश विरोधी है। नहीं भाई, वो देश विरोधी नहीं है, वो बस अपना आर्टिकल 25 को बचा रहे हैं। आर्टिकल 25 उनको पावर दिया कि वंदे मातरम मत बोलो। अगर उनको पावर दिया है तो मतलब वंदे मातरम वो नहीं भी बोलेंगे तो हमको माने एज अ इंडियन हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, एक एजुकेशन जो एक होता है, एक एजुकेशन होता है, एक नॉन एजुकेशन होता है। दो तरह के लोग होते हैं। नॉन एजुकेशन लोग हमारे देश में नेता बन चुके हैं, मतलब 80% लोग तो नॉन एजुकेशन लोग में ही बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं। बहुत कम लोग हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, जिनका एजुकेशन की तरफ से बहुत रुझान भी है और अच्छे अच्छे पोस्ट में भी है। अब पात्रा जी बीजेपी के हैं, वो भी यूपीएससी क्वालिफायर हैं, वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे करके कुछ कुछ नेता है, जैसे ममता बनर्जी हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, वो भी मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वो माने वो की हुई है, माने एक मुस्लिम के उस पे एक माने रिसर्च पेपर जमा की हुई है, उनके ऊपर पढ़ाई है। मुझे उनका खुद पता नहीं, लेकिन ये सब पढ़े लिखे हैं। इवन अवैसी जी जो हैदराबाद से खड़े होते हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो एडवोकेट है, मतलब मेरे तो भगवान है। ठीक है, मैं हिंदू हूं, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक पहला इंडियन हूं, तो मैं सबकी बात सुनता हूं। मुझे सब पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं अगर वो पढ़ा लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये लाइन को देखते हैं। ये लाइन कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि हम पहले बता चुके हैं कि मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट को बचाने वाला फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 है, जिसके तहत हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, ये दोनों मैं बताऊंगा आगे आगे वीडियो में। सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पे 5 पॉइंट है। हेबियस कॉर्पस, ये सारे वर्ड लैटिन है इसलिए थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो मेरे साथ पढ़िएगा, अपने मन मन में बोलिएगा। हेबियस कॉर्पस सबसे पहला, फिर मैंडमस दूसरा, को वारंटो तीसरा, चौथा प्रोविएंशन पांचवा, फिर सर्जरी के इंग्लिश वर्ड है उसका लैटिन वर्ड है कैटेरिनिया है। अब इसमें क्या होता है ना कि हेबियस कॉर्पस से शुरू करते हैं। हेबियस कॉर्पस में क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लिया, वो पकड़ लिया आपको, अब छोड़ नहीं रहा है, अब 7-8 दिन आपको रख दिया जेल के अंदर, तो आपके सगे संबंधी उनको तो पता चलेगा क्योंकि उनको तो बताया जाता है कि आपको जेल में उठा लिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या होगा ना कि वकील होगा, जो एडवोकेट होगा, वो क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस के तहत ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि अब भाई सुप्रीम कोर्ट हर कोई तो नहीं जा सकता ना। बहुत समय होता यह है कि दरोगा 10-20 हजार के लिए कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं। हर जगह में करप्शन है, ठीक है, हमारे देश के नेता लोग में मतलब क्रिमिनल नहीं है, ज्यादा करप्शन है। तो क्या है ना कि हेबियस कॉर्पस में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो दिक्कत हो जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में उतना दूर जाना, मतलब दिल्ली जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट वाले सोच लीजिए, नागालैंड से कैसे दिल्ली चले जाएंगे, तो उनके लिए क्या बनाया गया है कि भाई आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनाया गया है कि आप हाई कोर्ट में भी ये हेबियस कॉर्पस मैंने आर्टिकल 30 मतलब जो बनाया है ना, मैंने जिन लोग बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर देखा जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से ना कोई मजाक नहीं कर सकता अगर ठीक तरीके से देखा जाए। तो वो हाई कोर्ट में ये बनाया है, हाई कोर्ट में भी आप जाके डाल सकते हैं कि अब हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि टू हैव द बॉडी, माने बॉडी को लाके, माने उनके बॉडी को वो मर गया जिंदा है, आप उनको प्रेजेंट करिए 24 घंटे के अंदर। यहाँ पे लेकिन एक ट्रिक है, यहाँ पे एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैं 1 सेकंड माने 1 मिनट के अंदर, पहले मैं हेबियस कॉर्पस बता दूं फिर वो ट्रिक बताता हूँ। अब होगा क्या कि आपको 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स का समय दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जो कि आपका पास में है इसलिए हाई कोर्ट लिख रहा हूं मैं, हाई कोर्ट से डायरेक्टली आपको वहां पे बोला जाएगा, जो भी थाने में है, जो आपके घर वाले बताएंगे, उस थाने में आपको उस थाने के नाम से एक लेटर निकलेगा, माने ऑर्डर ऑफ कोर्ट जिसको कहते हैं, वो निकलेगा, वो ऑर्डर जाएगा डायरेक्ट उस थाने में, बोलेगा 24 घंटे के अंदर इस आदमी को यहाँ लेके आओ, ठीक है। अब आप जान गए, अब आप वहां पे कोर्ट में हाजिर हो गए, तब आप बताएं कि मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, होता यह है कि प्रिवेंशन डिटेंशन जो है ना, माने हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रिवेंशन डिटेंशन में क्या होता है कि हम 3 महीने तक के लिए भी किसी को बंदी कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में जब 370 हटा था, तब हम लोग क्या किए थे कि घर बंदी करके रख दिए थे 370 रोलेट एक्ट के तहत हम लोग पढ़े थे। रोलेट एक्ट के तहत, बोर्ड पे जगह नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सुन लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रोलेट एक्ट के तहत प्रिवेंशन डिटेंशन में ना हम लोग ये पढ़े थे कि 3 महीने तक पुलिस अपने कस्टडी में उसको रख सकती है। तो 3 महीने तक तो अगर प्रिवेंशन डिटेंशन हुआ है कि वो खतरनाक है, या फिर उसका वो माने उसका जो गवाही है, मतलब उसका जो लेक्चर है, या उसका जो माने जनप्रतिनिधि के तहत वो कुछ भी गलत कह देगा तो उससे बहुत बड़ा झंझट हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा मार हो सकता है, तो उसके लिए माने प्रिवेंशन डिटेंशन में हेबियस कॉर्पस काम नहीं करेगा। नहीं, मतलब ये शानदार चीज है हमारा कि हेबियस कॉर्पस काम नहीं करेगा। अब देखिए माने हुआ ये है कि मोरारजी देसाई जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो भी बहुत मजेदार काम किए कि 31 को, जब मैं कल आपको कल ही मैं ये वीडियो दे दूंगा, 31 के तहत भी हेबियस का माने ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट नहीं बचा पा रहा है। आर्टिकल 31 तो है ही नहीं अभी, मान के चलिए, जब मैं कल बताऊंगा ये लैंड के रिलेटेड है कि कैसे आपका खुद का लैंड आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कभी भी उसको यूज में ला सकती है। तो ये इसके तहत मैं आपको कल बताऊंगा, तो उसमें नहीं जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर प्रिवेंशन डिटेंशन यही ट्रिक था यहाँ पे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में पूछा गया था कि प्रिवेंशन डिटेंशन क्या हेबियस कॉर्पस के तहत काम करेगा, तो बोलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। अब मैंडेमस में चले जाते हैं। मैंडेमस का मतलब बहुत सीधा है कि वी कमांड, जैसे मान लीजिए कि सेना वाले को अगर बोलिएगा, माने उसका कमांडर अगर बोलता है गोली चलाओ, तो वो बिना देखे गोली चलाएगा। गोली चलाने के बाद देखेगा कि उसका बाप था कि उसकी माई थी, समझ रहे हैं कि मतलब गोली चलाने मतलब
वी कमांड मतलब वो कमांड है, मैंने कमांड दिया है कि आदेश चलाना है, तो ये मैंडेमस है। मैंने मैंडेमस मतलब ये लोगों के ऊपर लागू होता है ना। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। काम करता है पब्लिक के ऊपर, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। पब्लिक सर्वेंट क्या करता है ना, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर काम करता है। अब पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कैसे काम करता है कि आप देख लीजिए कि मैंडेमस में हमेशा दिक्कत ये आती है कि मैंडेमस में, सॉरी दिक्कत नहीं, मैंडेमस इतना शानदार चीज है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, याद रखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप इसको यहां पर ये मैंडेमस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई, अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है जो कि अपने माने अपने उससे झाड़ू वाले से बोला कि यार इसका इंजेक्शन लगा दो। हाँ वो एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोग होते हैं रहते रहते एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो वहां पे अगर पब्लिक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा हुआ है और इंजेक्शन लगा देता है ना, तो आप देखिएगा उसके ऊपर ना ये मैंडेमस लग सकता है अगर आप उसका फोटो खींच के, क्योंकि देखिए कोर्ट का अंधा होता है, पट्टी बांध के वो अंधा बैठा हुआ है, तो वो मैंडेमस इसके थ्रू पे आप लगा सकते हैं, मैंडेमस उसको लगा सकते हैं कि भाई वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये पब्लिक सर्वेंट, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट टीचर्स अगर अपने क्लास में आके स्वेटर बुनते हैं, ये पढ़ाते नहीं है बच्चों को, तो यहाँ पे ये मैंडेमस लगा सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपना काम नहीं ठीक से करता है तो ये मैंडेमस लगता है। अब को वारंटो बहुत शानदार चीज है। को वारंटो क्या है ना, ये को वारंटो आया है वारंट से। वारंट होता है ना कि वारंट लेके आया, मैंने आदेश लेके आया, मैंने पूरा आदेश है ना कि भाई इसको उठा दो, वारंट है, अधिकार है उठाने का। को वारंटो ना क्या होता है कि इसके बारे में मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मेरे ही साथ हुआ था। हुआ है कि मैं मतलब जा रहा था, रास्ते से गाड़ी चला के जा रहा था, तो मेरे को एक कांस्टेबल ने रोक लिया। पुलिस का वर्दी पहना हुआ कांस्टेबल है, कांस्टेबल ने मेरे को रोक दिया, मेरे को रोका, साइड किया, तो बोला पेपर दिखाओ मेरे को। मैंने बोला नहीं, मैं पेपर आपको नहीं दिखाऊंगा। तो बोलता है क्यों पेपर क्यों नहीं दिखाऊंगा? जो भी मेरा रोकने का अधिकार है उसको, क्योंकि वो चेक कर सकता है मेरे गाड़ी को कि कोई गलत सामान तो मैं नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन पेपर देखने का अधिकार नहीं है। पेपर देखने का अधिकार क्या है? मिनिमम एएसआई रैंक का होना चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिमम होना चाहिए, माने उसका सिंगल स्टार होना ही चाहिए उसके शरीर में। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरा पेपर चेक कर लेगा गाड़ी का, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला नहीं पेपर नहीं दिखाऊंगा, आपके एएसआई को बोलिए। तो एएसआई के पास लेके गया वो मुझे, तो मैंने बोला कि आप आर्टिकल 32 के तहत को वारंटो का काम उल्लंघन कर रहे हैं सर आप। तो वो कांस्टेबल तो उतना पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने क्या, उसका जैसे एएसआई सुना ना, बोला नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मेरा पेपर सही था, मेरे पास लाइसेंस थे, मेरे पास सारे पोल्यूशन के भी पेपर थे, आईएनडी का बोर्ड भी लगा हुआ था, सब कुछ मेरे पास था। तो यहाँ पे जब भी आप गाड़ी रोके ना, तो पहले देखिए कि एएस रोकने वाला रोक सकता है, कोई भी रोक सकता है, लेकिन देखने वाला नहीं रोक सकता। देखिए वेस्ट बंगाल में सबसे दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना कि मैं देखा हूँ सिविल ड्रेस वाले सिविल वॉलंटियर मेरा गाड़ी रोक के पेपर चेक करने लगते हैं, मतलब उसको समझा दिया गया है कि यहाँ से ये देख लेना, यहाँ से ये देख लेना। डायरेक्ट बोलिए को वारंट आर्टिकल 32 के अंदर तहत आए हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट बोलिए कि सौरभ मुखर्जी का लॉयर का क्लास किया, लॉ का क्लास किया, इनको वो बोले हैं कि आर्टिकल 32 के तहत को वारंट मतलब एकदम तहत वो कर रहे हैं, मेरा पेपर चेक कर रहे हैं। वो पेपर चेक कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में पेपर नहीं चेक कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट हम ये बताते हैं ना, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब सिंपल बात है, रोकना। रोकने का मतलब क्या होता है? स्टे लेना। कहते हैं ना कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए हैं। अब यहाँ पे बहुत एक स्टोरी है, हमारा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। अब क्या हुआ कि देखिए 1991 में बाबरी मस्जिद को तोड़ तो दिया गया, लेकिन वहां पे क्या हुआ ना कि अब देखिए फंड तो किसी के पास भी कम नहीं है। हाँ मुस्लिम समुदाय कम माने अपने पॉपुलेशन में कम है, लेकिन अगर फिर भी 25 करोड़ है, एक एक रुपए देंगे तो भी तो बाबरी मस्जिद 25 करोड़ मिलेगा, तो वो रिनोवेट हो सकता है। लेकिन क्या हुआ ना, पहले तोड़ दिया गया, उसके बाद उसके ऊपर प्रोहिबिशन लग गया, मतलब स्टे ऑर्डर लग गया कि भाई स्टे ऑर्डर है, अभी फैसला आएगा उसके बाद। मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये पहले हाई कोर्ट में गया लखनऊ कोर्ट में, उसके बाद वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले स्टे ऑर्डर आया कि भाई यहाँ पे स्टे ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, ये जमीन मुस्लिम को मिलेगी, हिंदू को मिलेगी। चलिए अब तो फैसला आ गया है, अब हिंदू को मिल चुका है, मतलब राम मंदिर बन रहा है, तो स्टे ऑर्डर लेना, प्रोहिबिशन मतलब इसके तहत ये पूरा मामला चला था। ये मतलब प्रोहिबिशन पूरा मामला नहीं, उसमें सम पार्ट ऑफ द स्टे ऑर्डर लेने तक का मामला यहाँ पे चला था। और चौथा और बहुत पांचवा है सर्जरी और कैरिटेरिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इस चीज का देखिए स्टे ऑर्डर तो ले लिया गया,
अब 2020 में आकर हम लोग क्या किए, इसका सर्जरी कर दिए। राम मंदिर का एग्जांपल से, ये वाला एग्जांपल ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि जैसे ही स्टार्ट कर मतलब सर्जरी कर दिए, ये सर्जरी करने के बाद मतलब हम पूरा इसका जो भी है मैंने कच्चा कुच्चा पूरा खोल दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये वो चल रहा था, मामला चल रहा था। अब सर्जरी में क्या होता है ना कि सबसे पहले इस मतलब कोई भी कोर्ट से आता है फैसला होके, मतलब हाई कोर्ट में फैसला हुआ कुछ, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो फिर एक फैसला होगा, क्योंकि भाई एक फैसला आ चुका है और दूसरा फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, या तो फिर स्टे ऑर्डर दो या तो फैसला दो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला ही देना सही समझता है, क्योंकि मैटर को तो क्लोज करना है, कोई भी मैटर हो बड़ा हो या छोटा। सुप्रीम कोर्ट में छोटा छोटा मैटर खैर जाता नहीं है, फिर भी सर्जरी मतलब उस मैटर को पूरी तरीके से बंद कर देगा। तो ये हेबियस कॉर्पस से लेकर सर्जरी तक का पूरा पॉइंट है। आप इसको एक बार और वीडियो देख के समझिएगा, फिर से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को मैं समझाया हूं। थैंक यू, धन्यवाद।